नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रुड़की से है। रुड़की सोनाली नदी पुल के निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि लगभग 9 महीने में सोनाली नदी का पुल बनकर तैयार होगा और लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि यह जुमला नहीं है, यह धामी सरकार है जो बोलती है वह करती है और 38 करोड़ की लागत से बनेगा रुड़की नदी पुल। शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं और आधुनिक तरीके से पुल बनकर तैयार होगा। ये कब तक पूरा हो जाएगा, कितने का बजट है और बीजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है कितना बड़ा काम कर रही है, आपके प्रयासों से बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, दामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है और मैं सोचता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पे खड़े हैं, आप सब लोगों को भी बता देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। स्कूल वाले बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत परेशान थे, काफी समय से प्रयास चल रहा था, कितने करोड़ का बजट रहेगा? देखिए, पुल का निर्माण अब यहाँ पे एक बड़ा काम है और इसका डिजाइन बनना, इसकी ड्राइंग सेंक्शन होना, फाइनेंशियल बिड होना, टेक्निकल बिड होना, अपने आप में सभी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, आज धरातल पे निर्माण कार्य हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये 35 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होगा और एक अच्छा RCC गाटर का पुल बनेगा। इसमें फुटपाथ की व्यवस्था होगी, पैदल चलने वालों की व्यवस्था होगी, साइकिलिंग वालों की व्यवस्था होगी और भारी व्हीकल, हैवी व्हीकल सभी का आवागमन इससे होगा और हमारे जो BHL के हैवी व्हीकल्स आते हैं वो भी यहाँ से जा सकेंगे। मैं बताऊँ कि ये एक पुल एक ऐतिहासिक पुल बनेगा। देखिए, आदर्श नगर की तरफ तो कभी कभी पानी बढ़ जाता था, क्या इसमें पैच वर्क भी ऐसा बनेगा कि आदर्श? निश्चित रूप से DM साहब को लिख दिया गया है आप दामे और अपने सिंचाई विभाग को भी लिख दिया गया है। माननीय मंत्री से बात हुई है, बहुत जल्दी पैचिंग कार्य शुरू होगा। जो नदी का पानी आता है बारिश में, उसमें हमारे जो बस्ती है उनको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए पैचिंग, कुछ पैचिंग हो चुकी है और कुछ और होनी है, तो उनका कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को 1 अक्टूबर 2025 से धामी सरकार खरीद की तैयारी धान की फसल खरीद के लिए 1 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है और साथ ही जिसके तहत जसपुर मंडी समिति परिसर में खुले वरिष्ठ विपणन विभाग द्वारा खुले गए 3 और साथ ही सेंटरों पर आज से धान खरीदने के लिए किसानों के पंजीकरण भी शुभारंभ कर दिए गए हैं और आज से सरकारी टोल खरीद शुरू हो गई है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ विपणन अधिकारी KK सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जसपुर तहसील के अंतर्गत 20 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। इसमें 17 क्रय केंद्रों UC के द्वारा संचालित किए जाएंगे और 3 क्रय केंद्रों को जो मंडी परिषद जसपुर द्वारा इनका निर्देशन एवं संचालन किया जाएगा। अब की बार जसपुर क्षेत्र में खाद्य विभाग के द्वारा तीनों क्रय केंद्रों पर 10-10 हजार कुंटल का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक लक्ष्य यह बाद में किसानों की धान की फसल की जैसे ही आवश्यकता बढ़ेगी, यह लक्ष्य का निर्धारण पूल से निर्धारण कर दिया जाएगा। हम जो है 1 अक्टूबर 2025 से हमारी धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें कि हमारे द्वारा जसपुर तहसील के अंतर्गत 20 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। इसमें 17 क्रय केंद्र UCF के द्वारा संचालित किए जाएंगे और 3 क्रय केंद्र जो कि मंडी परिसर जसपुर में ही संचालित होंगे, ये खाद्य विभाग के द्वारा इनका निर्देशन एवं संचालन किया जाएगा। अब की बार जसपुर क्षेत्र में हमारे खाद्य विभाग के द्वारा तीनों क्रय केंद्रों में 10-10 हजार कुंटल का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक लक्ष्य, ये बाद में किसानों की धान की फसल की जैसे ही आवक बढ़ेगी, एक लक्ष्य का निर्धारण भी पुनः से निर्धारण कर दिया जाएगा और ये लिमिट भी हमारे लिए बढ़ाई जाएगी। और 1 अक्टूबर 2025 से हमारे समस्त धान क्रय केंद्रों में, विशेष रूप से खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्रों में हमने समस्त
व्यवस्थाएं मंडी समिति के सहयोग से पूरी कर ली हैं और हम किसानों का स्वागत करने के लिए एवं धान खरीद को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए तैयार हैं। KMS 25-26 हेतु सरकार के द्वारा धान कॉमन हेतु 2369 रुपये प्रति कुंटल एवं ग्रेड ए जो कि बारीक धान है उसके लिए 2389 रुपये पर कुंटल का रेट निर्धारित किया गया है और जो कि बाजार भाव से काफ़ी अच्छा है। अभी तो बाजार भाव की समीक्षा के पश्चात ही पता चलेगा कि बाजार भाव किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये 2369 कुंटल और 2389 रुपये पर कुंटल जो भी हम शासन के द्वारा रेट तय किया गया है, इससे सारे किसान भाई खुश हैं और अपना ज़्यादातर धान हमारे धान क्रय केंद्रों में लाने के लिए उत्सुक हैं। अभी तक हमारे यहाँ जसपुर क्षेत्र में जो है लगभग 41 राइस मिलों ने जो है पंजीकरण किया गया है, जो कि पिछले साल में भी कार्यरत थी। इसमें से 33 राइस मिलों के और 33 कमीशन एजेंट के हमारे RFC महोदय के द्वारा जो है कोड का निर्धारण कर दिया गया है और कोड उन सभी को प्राप्त हो गए हैं। तो कमीशन एजेंट एवं समस्त मिलर भी जो है धान खरीद करने के लिए तैयार है। अधिकारी सर उनसे के साहब से बात हुई थी हमारी, बोले भाई जब 1 अक्टूबर से कांटे खड़े हो गए हैं तो अभी तो आपकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, धान तोल कब से चालू करेंगे आप। तो के सर के द्वारा ये बताया गया कि जो है अभी पोर्टल खुला हुआ नहीं है, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा बिक्री कहीं पे चढ़ेगी और कैसे तोल होगी या किस काश्तकार का कितना तोलेगा, ये तो पोर्टल देखने के बाद ही पता चलेगा। और आज जो है 4 तारीख हो गई है, हम सुबह यहाँ अपना जो है 2 ट्राली धान लाए थे तो हमने साहब चट्टा लगा दिया। मौसम गड़बड़ है, अगर मान लो मौसम गड़बड़ रहा तो अब ये जो है हमें तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। ये तो धान सूखने के लिए नहीं, तो सूखा सुखाया है बिल्कुल। कल हमने मॉइस्चर भी निकलवा लिया है, 15.3 मॉइस्चर आया है इसमें। तो हमारा धान जो है तुलने की स्थिति में बिल्कुल सूखा साखा है। ये दिक्कत आ जाएगी, धान भीगेगा फिर सुखाना पड़ेगा, इसमें जो है जम जाएगा, ये दिक्कत ही दिक्कत है। कि अभी इनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, सिर्फ पोर्टल को इन्होंने जो है सर्वोपरि बताया है कि जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा जब तक जो है धान तुलाई नहीं है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ अध्यक्ष महेश नेगी ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बन रहा है। भविष्य में युवाओं के लिए बेहतरीन मैदान उत्तराखंड में बनेंगे और अच्छे खिलाड़ी भी देश विदेश से अपने खेल से प्रदेश और जिले का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ है। प्रदेश में पहले खेलकूद पीछे रहा, लेकिन अब देश विदेशों में उत्तराखंड का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हॉकी, देहरादून में शूटिंग, रुद्रपुर में साइकिलिंग, टिहरी में क्रीड़ा जैसे खेलों के लिए स्टेडियम है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। पिछले महीने ही हरिद्वार में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अब देहरादून में राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। और आज बास्केटबॉल हमारी फेडरेशन की ओर से जो हमारे पदाधिकारी यहाँ पर समस्त लोग हैं, अध्यक्ष जी से लेके सब उपाध्यक्ष जी तक, सब लोगों ने मिलजुल के जो एक प्रेस रखी थी, जो कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार ये लोग सब लोग हरिद्वार के हमारे जो खिलाड़ी लोग हैं, हमारे पदाधिकारी लोग हैं, वो बहुत तेजी से खेलों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में आज पूरे हरिद्वार की जो है बास्केटबॉल के जो कार्यक्रम है, आज वो भी उनके साथ साथ आज प्रदेश लेवल का जो है बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आज राष्ट्रीय लेवल का उद्घाटन भी है। तो लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि देवभूमि के साथ खेल भूमि भी उत्तराखंड अब बन चुकी है। नेशनल गेम्स लगातार प्रोत्साहित करने का काम उत्तराखंड में हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के, उनकी जॉब, उनके डाइट मनी और कोचेज, हर चीज में ध्यान देने का काम उत्तराखंड सरकार कर रही है। एक अभूतपूर्व कार्य जो है उत्तराखंड में खेलों के लिए इस समय हो रहा है। बड़ी चुनौती होती है। अच्छी बात है, आपने ये वाली बात रखी। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल और खेल यूनिवर्सिटी तक बनाने का कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये खिलाड़ियों के लिए भी और हमारे खेल के लिए भी उत्तराखंड में जो है सुनहरा भविष्य है। आने वाले समय में इंटरनेशनल प्रतियोगिता भी चल रही है। अभी हल्द्वानी के अंदर में
17 देशों की जो बाहर से लोग आए हुए थे, एक इंटरनेशनल एशियन ग्रुप का जो है फेंसिंग चैंपियनशिप वे समाप्त हुई है। तो निश्चित तौर पे पूरे देश के खेल जो है बड़े कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में लगातार खेलों के हो रहे हैं। उत्तराखंड से 36 के लिए जो है बिट यहाँ से उत्तराखंड भारत सरकार से भी लगी हुई है। मोदी जी प्रयासरत है, तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा है कि आने वाला भविष्य जो है खेलों के लिए और अच्छा जो सुनहरा भविष्य उत्तराखंड का और पूरे देश का रहेगा, क्योंकि 2036 बहुत नजदीक है। अगर हमें बिट हमारी क्वालिफाई होती है तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए भी एक बड़ा स्वर्णिम अवसर रहेगा। जसपुर टोल प्लाजा के पास देर रात एक कार और ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इस घटना में दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। पटना से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि हादसा देर रात टोल प्लाजा पर कार के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सीधी सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग खुल गए और बड़ी जनहानि होते होते टल गई है। बताया गया है कि हादसे के वक्त कार में केवल ड्राइवर मौजूद था, जिसे एयरबैग खुलने की वजह से गंभीर चोट नहीं आई थी और उसकी जान बाल बाल बच गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात के समय हुआ और सौभाग्यवश किसी की भी जान को नुकसान नहीं हुआ है। ट्रक को भी हल्का नुकसान पहुंचा हुआ है। आई आने के बाद ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, काशीपुर से शादी कराना। हाँ, अकेला था मैं। कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने वाले अधिकारियों को दी गई चेतावनी। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने जसपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में गैर हाजिर अधिकारियों को एक दिन का वेतन काटने के जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान को सख्त निर्देश दिए। पालिका प्रशासन द्वारा मैनुअल स्क्वेंजर के फर्जी रिपोर्ट देने पर भी कड़ी नाराजगी जताई और शीघ्र घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देशन दिए हैं। कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को भी कहा है। राज्य मंत्री मकवाना ने जसपुर नगर पालिका परिषद में विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार अनुसूचित समाज के उत्थान के लिए उन्हें स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करा रही है। तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए। लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित हुए पाए गए। उनको 40-40 हज़ार रुपये एक मुश्त अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई। उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 ऐसे सफाई कर्मचारी पाए गए 18 के सर्वेक्षण में। लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। अभी यहाँ अधिकारी स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे, उनको यही पता नहीं मैनुअल स्कैवेंजर्स होता क्या है। उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है, ना कोई सर्वे कराया गया है। 15 दिन में अभी ईओ ने आश्वस्त किया है कि हम दोबारा सर्वेक्षण करा के शासन को अवगत कराएंगे। तो सर्वेक्षण होना चाहिए, फिर उनका पुनर्वासन होना है, उनको ट्रेनिंग दी जानी है सम्मानजनक कार्यों के लिए। मोदी सरकार उनके पुनर्वासन के लिए 50 लाख तक की ऋण योजनाएं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से करा रही है। आज की समीक्षा बैठक के दौरान जो अधिकारी संबंधित विभागों के उपस्थित नहीं हुए, उनके वेतन काटने एक दिन का और स्पष्टीकरण मांगने के भी हमने आदेश एसडीएम साहब को दिए हैं। बैठक में एसडीएम साहब और ईओ साहब मौजूद हैं, अन्य विभाग के अधिकारी नज़ारत है। तो इस पर मैंने बहुत सख्त नाराज़गी प्रकट की है।
जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। अंत्योदय सफाई कर्मचारियों के मोदी जी ने तो पांव तक धोए भाई। तो मैं अधिकारियों से कहता हूं कम से कम जो इनकी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ तो इनको मिलना चाहिए। तो अधिकारी लोग जो हैं पूरी गंभीरता के साथ इनको योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। जो हमारे मृतक आश्रित के मामले हैं उनका निस्तारण करने के मैंने निर्देश दिए हैं। जो हमारे डोर टू डोर में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरा मानदेय उपलब्ध कराया जाए। अभी 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 15,000 रुपये मानदेय उनको दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने बीमा धामी सरकार ने किया है 5 लाख का। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है सेवा में रहते हुए तो 5 लाख का उनको बीमा दिया जाएगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस बीमे को 1 लाख का बीमा था बंद कर दिया था। धामी सरकार ने 5 लाख का बीमा पिछले साल वाल्मीकि जयंती पर हमारे एक कार्यक्रम में घोषणा की और उसके शासनादेश भी कर दिए और वो मिल भी रहा है आप लोगों को। तो वर्दी का मामला है, अधिकारियों ने यहाँ 2725 रुपये 2018-19 से 2022-23 तक की जो वर्दी का अमाउंट बन रहा था उसका 50% दिया है। 50% इन्होंने कहा है इन लोगों से एक प्रार्थना पत्र लेकर दिवाली से पहले ईओ साहब ने कहा है कि वो दिला दिया जाएगा 23 और 24 का और 24 और 25 का। इन 2 वर्षों का भी दीपावली के बाद इनको भुगतान कर दिया जाएगा वर्दी का या वर्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। आयोग ने निर्देशित किया है ईओ साहब को कि इनको वर्दी और जो भी इनको सुविधाएं अनुमन्य हैं शासन स्तर से वो इनको उपलब्ध कराई जाए। किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। एक पेंशन का मामला आप लोगों के सामने भी आया है कि एक विधवा महिला थी जिसके पति की मृत्यु हो गई तो उसको पारिवारिक पेंशन बंद हो गई है। तो 25 में सरकार ने पुनः आदेश जारी कर दिए हैं और पारिवारिक पेंशन उसको दिलाए जाने के मैंने उनको निर्देशित कर दिया है ईओ साहब को। ईओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि शीघ्र हम इसको पेंशन उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। तो आज की बैठक में यही विषय प्रमुखता से आए हैं। किसी भी सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न आयोग के रहते नहीं हो पाएगा। ये मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को इस पर चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अगर किसी भी अधिकारी ने कर्मचारियों का उत्पीड़न किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारी जो सफाई कर्मचारियों की योजनाओं का उन तक लाभ नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद टिहरी की मुनिकीरेती थाना पुलिस एसओजी और साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। 3 आरोपी अभी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी भी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेबल पर संचालित प्रतिबंधित पोर्टल से पता चला कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट है। इस जानकारी पर पुलिस के अलावा एसओजी व साइबर सेल की टीम का गठन किया गया है। मामले की तह तक जाने का साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो फर्जी कॉल सेंटर पकड़ लिया है। और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनिकीरेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे
और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे जिसमें कि आईफोन को काफ़ी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों से पैसा। रामनगर की गर्जिया देवी मंदिर में देर रात एक हाथी पुल के पर चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पुल पर पहुंचने के लिए हाथी ने करीब 40 सीढ़ियां चढ़ी हैं। उसने वहां दुकानों के सामानों को तहस नहस कर दिया। करीब 2 घंटे पुल पर उत्पात मचाने के बाद हाथी जंगल की ओर लौट गया। कैमरे में वीडियो के अनुसार हाथी बृहस्पतिवार देर रात करीब 2 बजे मंदिर के पास पहुंचा। हाथी के उत्पात से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। मंदिर के पुजारियों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की ओर से वन कर्मियों की गश्त को बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि हाथी इससे पूर्व भी सीढ़ियों पर चढ़ने को प्रयास कर चुका है। यह पहली बार नहीं है। हाथी मंदिर के पुल तक चढ़ आया है। वहीं अन्य जीव विशेषज्ञ इमरान खान ने कहा कि हाथी के मंदिर तक आने की 3 वजह हो सकती हैं। शायद माता रानी ने ही हाथी को बुलाया हो या हाथी खुद माता रानी से शिकायत करने आया हो, या हो सकता है कि कुछ खाने की चीज से अट्रैक्ट होकर हाथी वहां तक पहुंचा हो। इसमें कोई शक नहीं। और साथ ही सीढ़ियां चढ़ चुका हाथी ऊपर तक आया है और जा भी सकता है। थोड़ा आश्चर्यजनक है खबर, आप ही के जरिए से मुझको ही पता चली है। देखिए, जहाँ तक बात है हाथी के चढ़ने की, जाने की, आने की, तो हमने तो ऐसा देखा है राजा जी के अंदर कि पहाड़ पे चढ़ते हैं बहुत आसानी के साथ, और जब नीचे उतरने का टाइम होता है तो वो बैठ जाते हैं, अपने बटक्स के सहारे बैठ के नीचे स्किट करते हैं। जो हरिद्वार में वो कॉरिडोर बनाया था गंजेस के ऊपर, जब ये वहाँ पे BHEL का प्लांट लगा था, तो भी जो एम्बैंकमेंट है, जो बड़ा स्टीप स्लोप होता है, उस पर भी हाथी आराम से चढ़ जाता है। तो जहाँ तक चढ़ने की बात है, सीढ़ी अगर है, चौड़ा इलाका है, तो हाथी तो चढ़ सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कारण क्या है कि वो हाथी किस कारण से गया। मैं समझता हूँ 3 कारण है। या तो माता रानी ने उसको खुद बुलाया मिलने के लिए, या हाथी माता रानी से शिकायत करने गया था कि मेरे हैबिटेट को बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। और तीसरा कारण ये है कि हो सकता है कुछ खाने की ऐसी चीज़ हो जो उसको अट्रैक्ट किया हो, जिससे वो गया है। तो उतरते मतलब देख ऐसा लग रहा है कि कुछ चढ़ा है, फिर उसके बाद नीचे उतर गया है। आपके द्वारा पता चल रहा है कि 30-35 सीढ़ी चढ़ गया है, तो ये क्वाइट पॉसिबल है, वो जा सकता है आराम से। ये कॉरिडोर जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, वो तो कॉरिडोर अभी खुला है, सिवाय इसके गर्जिया मंदिर एक है वहाँ पर, या वहाँ पर जो नीचे दुकानें आ गई हैं जो प्रसाद वगैरह बैठते हैं, वो तो है। हाथी का कॉरिडोर तो पूरा ही मतलब पूरा ईस्टर्न पेरिफेरी है जो है कॉरिडोर है। अब इसमें सरकार को भी देखना पड़ेगा कॉरिडोर बनाने के लिए, और जो लोग वहाँ पर बसे हैं या जो नए इस्टेब्लिशमेंट आए हैं, नए रिजॉर्ट बने हैं, उनको भी आगे आके सोचना पड़ेगा हाथी के कॉरिडोर के लिए। मैं समझता हूँ सब मिलके अगर काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। वाराणसी में सरकारी मदरसा शिक्षक की पत्नी ही निकली हत्यारन। रात में सोते समय रॉड से मारकर बेहोश किया, फिर चाकू मारकर की हत्या। मौत के बाद महिला अपने पति का शव पकड़कर खूब रोई। हत्यारन पत्नी ने बताया पति उसको करता था टॉर्चर, इसीलिए कर दी हत्या। महिला ने आरोप लगाया कि गलत काम करने के लिए करता था मजबूर। मृतक दानिश रजा 40 वर्षीय सरकारी मदरसे में था शिक्षक। पुलिस को पत्नी के गोलमाल जवाब से हुआ है शक। पत्नी की पति से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और मामले का खुलासा पुलिस करने में लगी हुई है लगातार। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को थाना सिगरा अंतर्गत चौकी लल्लापुरा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शव जो खून से लदा हुआ है ये बरामद हुआ है। इसी सूचना के क्रम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इसमें मृतक की बहन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तमामी जांच एवं साक्ष्य संकलन से ये सूचना प्राप्त हुई कि मृतक दानिश रजा, जिनका उम्र लगभग 45 वर्ष है, इनकी हत्या इनकी पत्नी द्वारा की गई थी।
इसी के क्रम में पत्नी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हत्या उन्होंने करी है एवं जिस आला कत्ल से हत्या की गई थी वह भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उनकी पत्नी ने ये बताया है कि ये पति से प्रताड़ित थी, वो उनको मारता पीटता था एवं गलत काम उनसे करवाता था, इसीलिए उन्होंने जो है रंजिशन उनकी हत्या कर दी है। इसी के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बहुत ज़्यादा मारना पीटना, बच्चों पे बुरा असर पड़ता था, गंदी गंदी गाली गलौज करना, नशा करना, शराब पी के घर आना, मारपीट झगड़ा करना। उनको किस तरह से मारा आपने? वही मसाला पीटने वाले से। जी, कितने दिन से प्रताड़ित थी आप? मैं प्रताड़ित पहले से हूँ, लेकिन मैं खुद बर्दाश्त कर रही हूँ। जब बच्चे रोना पीटना शुरू किए, उनके ऊपर गलत असर पड़ने लगा। बच्चे चिढ़ाते थे कि हम लोग को ये नकली पापा मारता है। जी, फिर आपने क्या किया? हम अलग लेके आना शुरू कर दिए। बच्चों को ले लेके मारना पीटना खींचना, उन सबों का हाथ पैर उखड़ जाता था। फिर परसों क्या किया आपने? किस तरह से मारा आपने? कुत्ते वाले से फंसाना। लखनऊ के ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बख्शी का तालाब का दशहरा मेला आज राम रावण और साथ ही संवाद लक्ष्मण मेघनाथ संवाद रावण वध के साथ समाप्त किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत ने मेला कमेटी के सभी सदस्यों को पुरस्कार वितरण कर भव्य रामलीला को देखने हजारों लोग शामिल हुए। इस मेले को सन 2000 में तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लासा कौल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा गया था। इस मेले में प्रमुख किरदार मुस्लिम कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। सुरक्षा की खास ध्यान रखते हुए थाना प्रभारी संजय सिंह, अतिरिक्त निरीक्षक कैलाश चंद्र दुबे भारी पुलिस फोर्स के साथ मेला प्रांगण में मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने जनपद हरदोई के थाना सांडी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना परिसर में कार्यालय, बंदी गृह, कंप्यूटर कक्ष और साथ ही महिला हेल्प डेस्क तथा कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग, बाजार, सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। लखनऊ के बख्शी का तालाब में एक बार तेज रफ्तार देखने को कहर मिला है। आपको बता दें, थाना अंतर्गत सीतापुर रोड नेशनल ब्लू होटल के सामने सीतापुर के नरेशन ब्लू होटल के सामने सीतापुर की तरफ से लखनऊ जा रहे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक ठेले वाले से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी को पुलिस की मदद से राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी संजय सिंह के अनुसार बाइक पर कुल 4 लोग सवार थे, 3 को मामूली चोटें आई हैं।
पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने जनपद हरदोई का थाना सांडी का आकस्मिक निरीक्षण किया एवं पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना परिसर में कार्यालय, बंदीगृह, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क तथा कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दृष्टिगत पुलिस बल के साथ थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग, बाजार, सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। AIMRT बिजनेस स्कूल विपुलखंड 6 गोमती नगर लखनऊ IMRT बिजनेस स्कूल लखनऊ द्वारा आयोजित डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5:30 बजे परिसर में संपन्न हुआ। आपको बता दें, यह कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि परंपरा, आधुनिकता और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम रहा है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और विशिष्ट अतिथियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने इसे और भी गरिमामय बना दिया। रंग बिरंगे परिधानों, झिलमिलाती रोशनी और डांडिया की ताल पर थिरकते कदमों ने पूरे वातावरण को उल्लास और उत्साह से भर दिया। संस्थान के चेयरमैन ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को केवल शैक्षणिक दायरे तक सीमित न रखते हुए उन्हें सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक मूल्यों को जोड़ने। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वर्णिम विकास होता है और साथ ही ऐसे सांस्कृतिक आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्थान की निदेशिका ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक ओर छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, वहीं डांडिया नाइट्स में संगीत, नृत्य, फैशन और मनोरंजन की विविध प्रस्तुतियों ने सबको रोमांचित कर दिया। अगली खबर हरदोई से निकलकर सामने आ रही। पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के निर्देशन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नारायण भाटी, संडीला व क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह संडीला द्वारा थाना कासिमपुर क्षेत्र में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं जनपद में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर फ्लैग मार्च निकाला गया है। अगली खबर महोबा से है। महोबा जिले में 23 वर्षीय विवाहिता फांसी के फंदे से लटक कर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और इससे माहौल खराब हो गया और साथ ही आसपास की जगहों पर सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया और मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बता दें, महोबा जिले के महोबकंड थाना क्षेत्र के सौरा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। कुलपहाड़ निवासी राम नरेश विश्वकर्मा की पुत्री प्रियंका की शादी वर्ष 2022 में सौरा गांव निवासी सुनील विश्वकर्मा के साथ हुई थी। 2.5 वर्ष पूर्व 7 फेरे लेकर 7 जन्मों की बंधन में बंधी प्रियंका की मौत से मायके पक्ष में कोहराम मच गया है। मृतका के भाई मिलन और भरत विश्वकर्मा ने बताया कि बीती रात लगभग 11 बजे प्रियंका का फोन आया था। उसने रोते हुए कहा कि पति, सास और नंद उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं और साथ ही करीब 1 घंटे तक बहन ने परिजनों से फोन पर बातचीत की और सुबह उसे लेने की गुहार लगाई है। लेकिन रात करीब 3 बजे परिजनों को सूचना मिली कि प्रियंका की तबीयत गंभीर है। जब परिजन ससुराल पहुंचे तो प्रियंका को फांसी के फंदे पर से उतार दिया गया था। क्या मामला हुआ? कल रात 11 बजे सिस्टर का हमारी कॉल आई कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, आप हमें ले जाओ। तो हम लोगों ने बोल दिया कि हम सुबह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 12 बजे तक बात चली। उसके बाद हमारी सिस्टर का कॉल भी आई। ठीक है, तो जब 3 बजे फोन आया उनका
तो बोले कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है। तो हम लोग पहुंचे तो वहाँ मृत घोषित पाई गई और उनके पूरे परिवार काफी दिन से टॉर्चर कर रहा था और गाली गलौज भी की। जिस दिन कल रात में गाली गलौज भी की उसकी सास ने और उनकी ननद ने, और ननद बोल रही थी कि हाँ हमने मारा है, जी कुछ करना हो तो कर लो। क्या लगता है आपको, क्या आशंका, कोई मांग कर रहे थे वो लोग? क्या मांग तो नहीं कर रहे थे, बस परेशान कर रहे थे। क्या लगता है आपको, उनको कैसे मारा? उनको गला घोट कर मारा है और पूरे हाथों में और गर्दन में नेव के निशान है और हाथ पकड़कर गला दबाया है, यहाँ टिटुआ दबाया है। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार से हमारी यही गुजारिश है। आज रात 11 बजे हमारी बहन का फोन आया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो उनसे कहा है कि हमें छुटकारा दिलाया जाए या डिवोर्स दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि सुबह आएंगे। मम्मी ने कहा सुबह आएंगे, वो कह रहे ठीक है सुबह आ जाएंगे। इतने पे 12 बजे तक बात हुई, उसके बाद फोन काट दिया गया और सुबह 3 बजे बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। जब एंड टाइम पे पहुंचा तो वहाँ पे मृत थे और वहाँ पे गर्दन में निशान थे। फिर बाद में बोल रहा है कि उनकी फांसी थी, और फांसी थी तो वो नीचे थी, वो कह रहे थे फांसी सबसे ऊपर लगाई है। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है इनके पूरे घर ने दबाया, गर्दन में साफ निशान है। क्या चाहती है? इंसाफ। कब से परेशान कर रहे थे? ये कम से कम 1 साल से ननद और उनकी मामा। क्या कुछ पैसे ऐसे की मांग कर? पैसे की मांग नहीं थी वो। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को थाना मोहकंठ पे रामनरेश विश्वकर्मा पुत्र वृंदावन विश्वकर्मा निवासी कुलपहाड़ जनपद महोबा ने थाना मोहकंठ पे एक प्रार्थना पत्र दिया कि वर्ष 2022 में उसने अपनी पुत्री ग्राम सौरा थाना मोहकंठ निवासी सुनील कुमार पुत्र डालचंद विश्वकर्मा के साथ किया था। वो पति तथा अन्य पारिवारिक जन उसकी पुत्री को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आज रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा शव का पंचायतनामा कराने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है और साक्ष्य संतुलन के आधार पर आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। श्रावस्ती में भ्रष्टाचार पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। जिला संयुक्त चिकित्सालय श्रावस्ती में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता चिकित्सा अधिकारी पर गिरी गाज। आपको बता दें, जांच में पाया गया कि महोबा में तैनाती के दौरान एनपीओ लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ की साठगांठ। डिप्टी सीएम राजेश पाठक के आदेश पर हुई जांच में आरोप सत्य पाए गए। दोषी चिकित्सा अधिकारी की 3 वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। विभाग ने दी कड़ी चेतावनी और सजा। साथ ही महोबा में 10 वर्ष तक ली गई निजी प्रैक्टिस की राशि ब्याज सहित वसूलने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र के यादवपुरवा भगवानपुर बनकट गांव में खेत से ड्रोन कैमरा बरामद हुआ है। धान की कटाई कर रहे ग्रामीण को खेत में पड़ा मिला ड्रोन। ग्रामीण ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची इकौना पुलिस ने ड्रोन किया कब्जे में। ड्रोन कैमरे की जांच में जुटी इकौना पुलिस खेत में ड्रोन मिलने से ग्रामीणों में फैली सनसनी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि ड्रोन किसका है। गांव और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है ड्रोन कैमरा। सुरक्षा एजेंसियां भी रखी हैं सख्त नजर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग आगाज की और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।